ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 6 है, जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। मैंने बोला था मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सेवरल थ्योरीज। उसमें वीपीटी है, ठीक है, सीएफटी है, एलएफटी है, एमओटी है, लेकिन हमारे करिकुलम में हम दो थ्योरी पे फोकस करेंगे, एक वीपीटी और एक सीएफटी। अब यहाँ पर मैंने सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चालू करने से पहले यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ वीपीटी दिया है। इस पर अलग क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में। तो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ अजम्पशन कुछ ज़्यादा ही हो गए भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो ऐसा करेगा, मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, ये तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ इतना रिमेंबर करना है कि इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ अजम्पशंस। उसके बाद सेकंड, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। जो मैग्नेटिक जो हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसका कुछ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं मिलता, सिर्फ एक स्पिन ओनली फार्मूला है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला है तो बता दूं, n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और हो जाता है। तो इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म कैसे आता है, मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है, ये सारा बताना चाहिए था। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर बताता नहीं कि कलर कैसे आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो कलर आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो कलर नहीं आता, यही बताया बीबीटी ने। तो हमें उतना ज़रूरी नहीं है, तो कलर कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी सब बताना चाहिए था। अब उसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब ये क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास है ML6, इसको दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो उन्होंने वो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कैसे आती है वो नहीं बताया, काइनेटिक स्टेबिलिटी कैसे आती है वो नहीं बताया। स्टेबिलिटी मतलब क्या, तो ये लिगेंड और मेटल बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, ये कंपाउंड टूटेगा भी या नहीं टूटेगा, तो ये सारा बताना चाहिए था। और उनकी स्टेबिलिटीज़ भी एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, जो वीबीटी ने नहीं किया। ये तो जैसे कि वैसे हम लिख देंगे। उसके बाद तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं किया उसने कि कौन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो सकता है और कौन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। देखो, मैंने आपको बोला लर्न करके रखो sp3 है तो आप बोलो टेट्राहेड्रल है। फिर मैंने बोला कि लर्न करके रखो कि dsp2 है तो आप बोलो स्क्वायर प्लेनर है। तो अगर आपको लर्न ही करना है तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये बॉन्डिंग इन मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड से कैसे समझेगा आपको कि कौन सा टेट्राहेड्रल होगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि दोनों में मेटल 1 होता है, लिगेंड 4 होता है। sp3 में भी वैसा, dsp2 में भी वैसा। तो वो 4 कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स है उसको टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, उसके बारे में वीबीटी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब उसके बाद वीक लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वो तो वीबीटी ने बताया कि लिगेंड पे कमेंट करो, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इलेक्ट्रॉन भागे तो स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन नहीं भागे तो वीक। लेकिन उसने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से लिगेंड वीक होंगे। समझ के बात को। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, वीबीटी। तो ये आपको जैसे कि वैसे ये 6 लिमिटेशंस है, याद रखो, एग्ज़ाम में डालो, मार्क्स मिलेंगे, तो खुश रहो। उसके बाद नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी। अब ये एक्चुअली ये थ्योरी क्यों चल रही है बच्चों, तो ये थ्योरी इसलिए चल रही है कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए तो ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं। पहले तो वीबीटी पढ़ाया, वीबीटी को लिमिटेशन है तो सीएफटी पढ़ाऊंगा, सीएफटी को लिमिटेशन होंगे तो एलएफटी पढ़ाऊंगा, एलएफटी को लिमिटेशन होंगे तो एमओटी पढ़ाऊंगा। अब इतना कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ वीबीटी और सीएफटी पढ़ना, याद रखना, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब थ्योरी है तो कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे और वो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। अब पहले पॉइंट ये है कि मेटल, अपना मेटल, डी ब्लॉक का मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। मेटल और लिगेंड में जो भी ट्रीटमेंट होगा, मतलब मेटल और लिगेंड को जो भी बॉन्ड होगा उसको उन्होंने आयोनिक ट्रीट किया। मतलब बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयोनिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि मेटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लिगेंड क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के बीच आपको पता है क्या होता है, आयोनिक बॉन्डेड फॉर्म होता है। तो आपको ये रिमेंबर करना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अच्छे से समझो
वीबीटी का एनालॉजी याद करो, मेटल वॉज द हाउस ओनर, लिगेंड वॉज द रेंट पेयर, तो वो बात थी। लेकिन अभी बात क्या है, मेटल एंड लिगेंड्स आर द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयोनिक, ठीक है। अब अगर ऐसा ट्रीट किया तो इंटरएक्शन, सेकेंड पॉइंट बनता है कि इफ इट इज आयोनिक देन इंटरएक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब मेटल और लिगेंड कुछ ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते, उनका जो इंटरेक्शन होगा वो प्योरली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। मतलब आपको पता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस में कौन सा इंटरेक्शन होता है, वो पढ़ा है ना कुछ, तो Q1 Q2 अपॉन कुछ तो रहता है, देखो क्या पता है वो, कूलम्स लॉ, ठीक है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, ठीक है। तीसरी बात कि मेटल और लिगेंड बोथ आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, तो मेटल एंड लिगेंड both are treated as point charges। मतलब आप ऐसे समझो कि मेटल को भी और लिगेंड को भी कैसे ट्रीट किया है, पॉइंट चार्जेस के हिसाब से ट्रीट किया है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट निगेटिव चार्ज, लाइक दिस। तो तीनों में रिवाइज कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मेटल एंड लिगेंड का जो बॉन्डिंग है वो CFT में ऐसा माना गया है कि दैट इज व्हाट, प्योरली आयोनिक। फिर आयोनिक में क्या इंटरेक्शन होता है, तो सेकंड पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद मेटल एंड लिगेंड बोथ आर व्हाट, ट्रीटेड एज व्हाट, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और CFT को समझेंगे। ये 3 पॉइंट समझ गए तो CFT थ्योरी समझ गए, ठीक है। अब आगे क्या उसका CFT का एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे रहा हूँ। CFT दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नाउ ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस यहाँ पे थ्योरी समझना पड़ेगा। बच्चों ये मेटल जो होता है, मेटल उसके पास d ऑर्बिटल होती है, हाँ या ना बोलो, d ऑर्बिटल। नाउ d ऑर्बिटल आपको पता है, d ऑर्बिटल में कितने d सबशेल में एक्चुअली कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, हाँ या ना बोल दो। तो देयर आर 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो ये लंबा हो गया, इसको काटते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में और d सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहती है। आपको उनके नाम पता है, उनके नाम क्या होता है, तो उनके नाम होता है DXY, DZY, DXZ, DX² माइनस Y² और लास्ट वाले का नाम होता है DZ²। तो ये हुए उनके नाम। तो 5 d ऑर्बिटल होती। आपको उनके शेप पता है, चलो ठीक है शेप भी बता देता हूँ। सपोज कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने पहले 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ऐसे 3 बार निकाल देता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे शेप मुझे लिखना है, सपोज कि D पहला वाला XY, DZY, DXZ। तो ये देखो कि सपोज ये X ऑर्बिटल है और ये Y ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल देना चाहिए, ठीक है, ओके। तो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फोकस करो, किस पे, X और Y पे। और ये जो हुआ, ये जो है दैट इज़ योर DXY ऑर्बिटल। फिर ये क्या होगा, तो ये Z होगा और ये Y होगा, तो ये जो होगा वो आपका होगा DZY ऑर्बिटल, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन है, इसको शेड कर लेना आप बाद में। उसके बाद DXZ, XZ में क्या होगा बताओ, ये X होगा, ये Z होगा और यहाँ पे ऐसा होगा, हाँ या ना बताओ, ठीक है। तो ये अगर हो गया, ये आपको अगर समझ गया, यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, तो दिस इज द ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल मैंने निकाल दी। तो हमेशा दिमाग में इन 3 ऑर्बिटल को सेपरेट रखना है दिमाग में। अभी के लिए कुछ फ़र्क समझा दिया क्या मैंने, कुछ फ़र्क नहीं समझा है, सिर्फ 3 ऑर्बिटल है, उनका आप थोड़ा सा याद रखो कि ये 3 अलग चीज़ें होती है। और 2 ऑर्बिटल और निकालने, कौन से, तो DX² माइनस Y²। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा ऐसा। तो ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हुए, X और Y हुआ, ठीक है। अब X और Y एक्सिस तो मैंने निकाल दी, अब वो ऑर्बिटल कैसे, देखो ऐसा
और ये ऐसा, ठीक है। तो इसको शेडेड कर लेना, इसको शेडेड कर लेना, इसको शेडेड, इसको शेडेड, ठीक है। नाउ लास्ट वन बचा है, वो कैसा होता है, तो उस पर एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाना है, जेड वाला, ठीक है। तो ये देखो ये कैसा होता है, जेड, ठीक है। ये और ये सारा मिला के, ये सारा शेड कर दिया अगर आपने, तो इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। तो अगर आपको समझ गया कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में दो तरह की, डी सबशेल में दो तरह के ऑर्बिटल का सेट होता है। एक जो सेट होता है वो याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मतलब आपको समझ गया, ये एक्स एक्सिस यहाँ रह रहा है, जेड एक्सिस यहाँ रह रहा है, ऑर्बिटल कहाँ पे है, बीच में है, लाइक दिस, बीच में है। तो ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है। इसमें कितने ऑर्बिटल आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल आते हैं। इसको हम अब यहाँ पे थोड़ा थर्मोडाइन ये कोऑर्डिनेट का एक अलग नोमेनक्लेचर होता है इसमें, इसको T2G सेट कहता है। कि क्या, कौन सा सेट कहता है, T2G सेट, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन T2G सेट एंड दिस सेट, EG सेट, इसको EG सेट बोलते हैं, ठीक है। अब EG सेट नहीं बोलेंगे, EG बोलेंगे और T2G बोलेंगे। तो समझ जाना कि T2G और EG में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, तो दिस ऑर्बिटल्स, ये जो दोनों है, कौन सा, dx² - y² एंड dz², इसमें ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल के लोब्स है, ये अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ना अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर बात समझ गए कि बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस और अलोंग द कोऑर्डिनेट, सर क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सुनो तो सही। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब मैंने पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि डी ऑर्बिटल मेटल में रहती है, डी ऑर्बिटल में 5, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहते हैं, 5 ऑर्बिटल मैंने दिखा दी। और उसके बाद थोड़ा फ़र्क बताया कि 3 ऑर्बिटल अलग होती है, T2G वाली, और 2 ऑर्बिटल अलग होती है, EG वाली। और अलग क्या होता है उसमें, तो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। देखो कि सपोज मैं वीडियो छोटा सा बनाना चाहता हूँ, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट यहाँ तक आप यहीं पे समझ लो, और उसके बाद मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगा, वहाँ पे आपको और क्रिस्टल फील्ड बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो देखने पहले देख लो और अच्छे से फिर दूसरा वीडियो समझते हैं। पार्ट 6 और पार्ट 7 आएगा, फिर उसमें देखते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑल एंड वन थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 3 अजम्पशन पढ़ाए मैंने, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 3 अजम्पशन याद रखो। उसके बाद CFT चालू किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो डी ऑर्बिटल के शेप बताए। तो डी ऑर्बिटल में बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 तरह के सेट होते हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में और बात करेंगे इसमें, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलेगा, ठीक है।